हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स। हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं या वो हम एजेंट्स बोल सकते हैं जो कि यहाँ पे जो हमारे ब्लड के अंदर नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब के अमाउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं? ताकि ब्लड में जो जैसे कि अब बॉडी है, बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है बराबर काम करने के लिए। तो और बॉडी इसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी भी चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब कुछ, सारी चीज़ें। ठीक है। ऐसे ही ब्लड जो है, ब्लड में जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उन सब का अमाउंट बराबर मेंटेन रहना चाहिए, जिससे कि क्या है कि वहाँ पे वो अच्छे से बॉडी के अंदर काम कर पाएगा। ठीक है। तो इनके अंदर क्या है कि कौन कौन से लेवल होते हैं ऐसे फैक्टर्स, और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन, एक तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, और एक ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? इरिथ्रोपोइटिन एक क्या है, हार्मोन है जो कि किडनी से रिलीज होता है। किडनी से रिलीज होता है हार्मोन। ठीक है। और ये क्या करता है कि जो बोन मैरो है हमारी, जिससे क्या होता है कि आरबीसी जहाँ बनती है, ठीक है, उससे आरबीसी को, आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन का काम यही हुआ कि जो ये आरबीसी बन रही है, इसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। इसी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? सियाल्गो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। सियाल्गो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। जो हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या हुआ यहाँ पे? ये सियाल्गो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, जिसका मोलिकुलर वेट 34,000 डाल्टन्स प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, असेंशियल फॉर नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। इनके लिए ये इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन एक तो रिलीज होता है, दूसरा किसी में अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो हार्मोन फिर कैसे यहाँ पे बनाया जाएगा? वो बनाया जाता है किससे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। और उसको क्या बोलते हैं? ई पोइटिन। क्या बोलते हैं? ई पोइटिन, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इरिथ्रोपोइटिन बनाया जाता है। ठीक है। एनीमिया की प्रॉब्लम जब बॉडी में हो जाती है, कब? एक तो एनीमिया, एक तो क्या है कि रीजन के साथ पढ़ना है, जैसे एक तो कि कैंसर कीमोथेरेपी से हो जाए, या फिर एंटीवायरल ड्रग हमने पढ़ी थी कौन सी? जीडोवुडीन। जीडोवुडीन, इससे हो जाए। और जैसी किडनी जो है, ये फेलर हो गई, अब इससे इरिथ्रोपोइटिन तो रिलीज होएगा नहीं, तो फिर वहाँ पे जो ये डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन है, ई पोइटिन जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे काम में आता है। तो क्या पढ़ा हमने? हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, इनकी ग्रोथ जो है, इनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इनके लेवल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं। उसमें आते हैं कौन से? इरिथ्रोपोइटिन और ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन है जिसको हम सियाल्गो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कहते हैं, जिसका मोलिकुलर वेट क्या है? 34,000 डाल्टन्स। बोन मैरो से जब आरबीसी जो है यहाँ पे बनती है, तो वो क्या है? इरिथ्रोइड सेल्स को एक्टिवेट करके बनती है। कौन सी सेल्स को? इरिथ्रोइड सेल्स को एक्टिवेट करके। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे है इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट देखते हैं क्या? ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। देखो, ग्रेनुलोसाइट क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं कौन सी? डब्ल्यूबीसी। कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी एक टाइप की ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या है? देखो, अगर क्लासिफिकेशन देखें तो दो टाइप की होती है, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट जो इसके अंदर आती है दो, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट है जो इसके अंदर आती हैं तीन। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ईसिनोफिल। ये इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड होती है। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रेनुलोसाइट की। तो ये ग्रेनुलोसाइट जो है, इसके अंदर जो ये एन से न्यूट्रोफिल है, इसका अमाउंट होता है कितना? 70% इसका अमाउंट होता है। और यहाँ पे क्या है? ये न्यूट्रोफिल जो है यहाँ पे ये इन्हीं का ही अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है उसका भी रोल होता है किसके अंदर? टी सेल्स से जब आरबीसी बनती है तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी जो है इनका भी रोल होता है। तो
ग्रेनुलोसाइट यानी न्यूट्रोफिल के लेवल को बढ़ाने के लिए जो फैक्टर्स यहाँ पे काम में लेते हैं वो है, जैसे कि फर्स्ट है इट इज़ ए रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जिसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं स्टार्टेड 1 day आफ्टर माइलोसप्रेसिव कीमोथेरेपी इंजेक्टेड एससी और आईवी, या फिर एससी आईवी रूट से इसे ले सकते हैं। एक मतलब ये वेट के हिसाब से है, अगर 1 kg में 5 माइक्रोग्राम काम में आ रहा है तो वेट के हिसाब से जो है ये यहाँ पे एससी या आईवी रूट से इसे ले सकते हैं। जबकि जो इरिथ्रोपोएटिन है ये एससी या आईएम रूट से काम में लेते हैं, ठीक है। और ये एससी या आईवी रूट से यूज टू ट्रीट न्यूट्रोपेनिया, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स है इनका लेवल अगर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया, ठीक है। इसके अंदर जो काम में लिए जाते हैं वो काम में क्या लिए जाते हैं, फ्लीग्रास्टेटिन और साराग्रास्टिन, ये दो यहाँ पे काम में ली जाने वाली इसके अंदर एजेंट्स हैं या ड्रग्स जिसे हम बोल सकते हैं। फ्लीग्रास्टेटिन क्या है कि ये क्या है कि पॉलीइथाइलिन जो है, पहले तो इससे यहाँ पे ये बाइंड होता है किससे, पॉलीइथाइलिन से, जिससे कि क्या है वो बॉडी में जाने के बाद फिर बन जाता है वो किससे, पैग फ्लीग्रास्ट्रिम, पैग यानी फ्लीग्रास्ट्रिम के आगे पैग लगा दिया, यानी कि ये पीईजी पॉलीइथाइलिन से, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे एडिशन हुआ है इसका, ठीक है। अब जब इससे एडिशन हो गया तो ये क्या है कि इसका जो रीनल क्लियरेंस है वो लो होगा। रीनल क्लियरेंस यानी क्लियरेंस का मतलब क्या हुआ, किडनी से जो फिल्टर होने वाली चीज़ें हैं उसका क्या है कि यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। जिससे कि क्या है, क्यों ऐसे कम क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है कि बॉडी के अंदर अब मेंटेन रहेगा तो न्यूट्रोफिल के लेवल को यहाँ पे बढ़ाता रहेगा। मेंटेन क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो अब क्या हो गया, ज़्यादा, मोलिकुलर वेट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से अब ये यहाँ पे फिल्टर जो किडनी के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिससे कि क्या है, न्यूट्रोफिल का लेवल यहाँ पे बना रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है फ्लीग्रास्टेटिन का। साराग्रास्टिन ये भी फ्लीग्रास्टेटिन की तरह ही यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें पढ़ी, इरिथ्रोपोइटिन और ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्या, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या है कि तीन वर्ड से मिलके बना है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। प्लाज्मा वॉल्यूम और एक्सपेंडर, प्लाज्मा वॉल्यूम और एक्सपेंडर से मिलके यहाँ पे बना है। प्लाज्मा प्लाज्मा का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है ब्लड जो है आपका, ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स हटा दी जाएं, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, अगर ये तीनों चीज़ें हटा दी जाएं तो जो बचेगा ब्लड में वो कहलाता है क्या, प्लाज्मा। तो ये तो हुआ प्लाज्मा। वॉल्यूम आपको पता ही है, एक्सपेंडर्स यानी कि बढ़ाने वाला, ठीक है। तो ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स हटा दी जाएं तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स, क्लोटिंग फैक्टर हमें पता है 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, एचएपी के अंदर इनको ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं प्लाज्मा में से अगर हटा दिए जाएं तो जो बचेगा वो बचेगा क्या, सीरम, क्या बचेगा वो, सीरम। तो इस तरीके से हमको वर्ड्स समझने हैं कि कौन सा यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का कितना होता है, 55%, ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा, बाकी 45% क्या होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये जो अकेला प्लाज्मा है इसके अंदर 92% जो होता है वो क्या होता है, वाटर, 92% इसके अंदर वाटर होता है। ये हमने यहाँ पे क्यों पढ़े हैं, क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि ब्लड का लॉस हो जाता है किसी ना किसी रीजन से, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे ब्लड का लेवल मेंटेन रखने के लिए ये क्या है, इंस्टेंटली काम में आ सकते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, ठीक है। देखो लिखा है इसके अंदर, दीज आर सब्सटेंस यूज टू सब्सटीट्यूट प्लाज्मा, कब कब, जब सीवियर बर्निंग का केस हो जाए, क्योंकि जब बर्निंग हो गई, जल जाते हैं, तो क्या है कि जो ब्लड वेसल्स उनसे उनके क्या है, उनमें से ब्लड बाहर आने लग जाता है, ठीक है। बॉडी से बाहर जब ब्लड जाएगा तो ब्लड का लॉस हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर वो ब्लड के लेवल को मेंटेन रखना जरूरी है, ठीक है। हीमोरेज यानी कि ब्लड जो है ज़्यादा यहाँ पे ब्लड का लॉस हो गया। एक्सटेंसिव टिश्यू इंजरी या फिर हाइपोवोल्मिक शोक, ये हाइपोवोल्मिक शोक जो है उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ब्लड का वॉल्यूम अगर कम है तो बॉडी में भी, पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन जो मेंटेनेंस चल रहा है वो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लेके चलना है कि जो ब्लड है, मान लो कोई एक बड़ी दुकान है, इसमें से 10 छोटी दुकानों को सप्लाई होती है, जब यहाँ पे सप्लाई मेंटेन रहेगी तभी तो यहाँ पे भी रहेगी ना।
तो ऐसे ही जब ब्लड जो है पूरा बॉडी के अंदर जब मेंटेन रहेगा तभी वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो है वहाँ तक भी वो पहुँचेगा। ठीक है, जिनको क्या यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं हम। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे क्या डेक्स्ट्रॉन, केमिकली पॉलीसेकेराइड एंड कॉमनली यूज्ड। केमिकली पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या हुआ, ये बहुत मोनोसेकेराइड से मिलके बनी हुई होती हैं, यानी कि इसमें कई टाइप के मोनोसेकेराइड जो है वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ये क्या है कि डेक्स्ट्रॉन जो है बनाने के बाद 10 साल तक इसको स्टेबल भी यहाँ पे रख सकते हैं। ये क्या होता है, चीप होता है और इसको 10 साल तक यहाँ पे स्टेबल रख सकते हैं। और कॉमर्शियली इंडस्ट्रियल लेवल पर जो डेक्स्ट्रॉन है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ल्यूकोन स्ट्रोक मेंस्ट्रॉइड से। ठीक है, इससे ये ऑब्टेन किया जाता है, एल मेंस्ट्रॉइड करके इसको याद कर सकते हैं हम। यहाँ से ये क्या है कि ऑब्टेन किया जाता है। डेक्स्ट्रॉन अलग अलग ग्रेड में होता है, जैसे कि डेक्स्ट्रॉन 40, 70, 150। ये क्या हुआ, 40 का मतलब क्या हुआ, 40,000 डाल्टन, 70,000 डाल्टन, एंड फिर 150,000 डाल्टन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये डेक्स्ट्रॉन जो है अलग अलग रेंज में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब जब मैंने बोला कि डेक्स्ट्रॉन जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड हुआ इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत सारी मोनोसेकेराइड से मिलके बना हुआ होता है। अब एक मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड, तीन मोनो, चार मोनोसेकेराइड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी तो आपस में यहाँ पे लिंक होंगी ना मोनोसेकेराइड। ये किससे लिंक होती हैं, ये होती हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से यहाँ पे ये लिंक होती हैं आपस में। ठीक है, और वो भी कौन सी, उसको बोलते हैं, इनका नाम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिटेल में आता है, उसको बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ डिटेल है अबाउट द डेक्स्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीवीपी। पीवीपी का मतलब क्या हुआ, पोलीविनाइल पायरोलिडीन। ठीक है, ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, इसका 3.5% सॉल्यूशन सलाइन में बनता है। सलाइन मतलब क्या, 0.9% NaCl। ठीक है, 0.9% NaCl के अंदर 3.5% सोल्यूशन पीवीपी का जो बनता है वो एज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर यहाँ पे काम आता है। ठीक है, ये यहाँ पे कॉमनली यूज में नहीं होता, क्यों, क्योंकि बॉडी में जाने के बाद ये इंसुलिन से बाइंड होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन रखना। अब जब इंसुलिन से ये बाइंड हो जाएगा तो शुगर जो है उसकी लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन तो इसके साथ जुड़ गया, वो शुगर तो नहीं कम कर पाएगा, तो इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके अंदर क्या है, कार्सिनोजेनिक टेंडेंसी भी होती है, यानी कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट भी ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिग्रेडेड जिलेटिन। पॉलीपेप्टाइड कैन एक्सपेंड वॉल्यूम अप टू 10 to 12 आवर्स, यानी कि ये 10 से 12 घंटे के लिए यहाँ पे ये मेंटेन करके रखता है। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ, जिलेटिन जो है, जिलेटिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलके बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड से। अब एक एमिनो एसिड तो होता नहीं है, इसमें भी बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, और ये जो बॉन्ड है एमिनो एसिड के बीच में उनको कहते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और बहुत सारे बॉन्ड, तो इसीलिए क्या बोला, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड है, और इनका वॉल्यूम जो है ये ब्लड मेंटेन कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, 10 से 12 घंटे के लिए। ठीक है, एबल टू मेंटेन माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एक ब्लड कैपिलरी है इससे और ब्लड कैपिलरी यहाँ पे निकल रही है, अब इनसे भी फर्दर और ब्लड कैपिलरीज निकल रही है, तो जो यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, उनके अंदर भी ब्लड के लेवल को मेंटेन रखना, उसको बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन, जो कि कौन कर सकता है, ये जिलेटिन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, गम सेलाइन, ये कैसे काम करता है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। ये क्या है, होता क्या है, ये 6% अकेशिया इन नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन क्या, 0.9% NaCl, इसके अंदर 6% सोल्यूशन अगर किसका बना दें हम, गम सेलाइन का, अकेशिया गम का। अकेशिया गम, ट्रैगैंथ, ये सब पढ़े होंगे, तो अकेशिया जो है इसका 6% सोल्यूशन नॉर्मल सेलाइन के अंदर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, गम सेलाइन सोल्यूशन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर की तरह गम सेलाइन जो है काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक और इन्वॉल्व होता है जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेटा स्टार्च। क्या बोलते हैं, हेटा स्टार्च। हेटा स्टार्च, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च। हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, ये भी यहाँ पे एज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में यहाँ पे काम में आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो छोटे टॉपिक डिस्कस किए, हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स और प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था,
हीमेटेनिक्स। ठीक है, इसके साथ ही एक चीज़ और कि जो हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट हमने जो ये पढ़ा है, ये क्या है कि यहाँ पे 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसका एक सेक्शन जो है हमने आज तक सारा पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे, जैसे कि डायूरेटिक्स, अस्थमैटिक यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा, पेप्टिक अल्सर, इमेटिक्स और कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स, एंटी डायरियल ड्रग्स और हाइपोलिपिडमिक, एनएसएआईडीज, अपोइड एनाल्जेसिक्स, सल्फोनामाइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी लिप्रोटिक, एंटी मलेरियल, एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटीवायरल, हिमेटेनिक्स और भी हमने इसके अंदर चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये एक सेक्शन जो है यहाँ पे ये कोलॉजी का यहाँ पे फिनिश होता है। अभी यहाँ पे इतने ही बल्कि इससे ज़्यादा एक सेक्शन और यहाँ पे बचा हुआ है, जिसके अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ड्रग्स आएंगी, जर्नल जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, वो सभी यहाँ पे हम लोग किसमें दूसरे पार्ट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कोलॉजी की क्लास आएगी उसके अंदर तब से हम लोग यहाँ पे दूसरा पार्ट यहाँ पे कोलॉजी का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। कोई किसी को प्रॉब्लम लगे तो पर्टिकुलर वीडियो की कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना। आपका जो भी यहाँ पे क्वेरी होगी वो यहाँ पे सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।